हेलो। हाँ जी। तो आज मैं और मेरे दो यार हम मिल बैठे हैं, तीन यार। सिद्धार्थ जो कि ऑफ कोर्स फाउंडर हैं क्रिकेट कल्ट के, राघव और मैं रोहन। और आज हमारी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे है। जैसा कि आप सबको पता होगा, भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों ने अपनी 15 टीम मेंबर्स अनाउंस कर दिए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। तो आज उसके बारे में जरा थोड़ी चर्चा करें। कुछ बहुत ही बौखलाने वाले नाम टीम में हैं, कुछ नहीं है। जानते हैं एक दूसरे से क्या सबकी राय है। और उससे पहले एक बार टीम बता दे और फिर हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। मैं एक बार हमारे दर्शकों को पहले भारत का स्क्वाड बता देता हूँ पूरा। विराट कोहली कप्तान, साथ में ओपनर रोहित शर्मा, शुभमन गिल। फिर आते हैं आपके चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, विकेट कीपर ऋषभ पंत, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, स्पिनर रवि अश्विन। फिर आपकी पेस अटैक आ जाता है मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, हनुमा विहारी बैकअप बैट्समैन आई थिंक, रिद्धिमान साहा बैकअप विकेट कीपर, और साथ में उमेश यादव। जिसका मतलब है भारत ने 15 मेंबर स्क्वाड में 5 पेस बॉलर्स को इंक्लूड करा है। अब ये क्या दर्शाता है उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं न्यूजीलैंड की टीम की। तो केन विलियमसन की वापसी होती है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच मिस किया था इंजरी के चलते। साथ में उनके ओपनर्स टॉम ब्लंडल, फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट, बहुत ही उभरते हुए खिलाड़ी डेवॉन कॉनवॉय, कॉलिन डी ग्रैनहोम ऑलराउंडर, मैट हेनरी, काइल जेमिसन, टॉम लेथम, हेनरी निकल्स, स्पिनर अजाज पटेल, फास्ट बॉलर टिम साउदी, रॉस टेलर, नील वैगनर, बीजे बॉटलिंग और विल यंग। तो ये है न्यूजीलैंड की 15 मेंबर स्क्वाड। और भारत की हमने आपको बता दी। हाँ जी, ये बात करते हैं सबसे पहले राघव। क्या लगा कुछ दोनों टीमों की 15 मेंबर आपने सुन लिए, क्या राय है आपकी? अ, मेरे हिसाब से काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्वाड सिलेक्शन हुआ है दोनों टीम का। मे बी आप कह सकते हैं गिवन द फैक्ट दैट मिचेल स्टैंटनर हैज बीन पार्ट ऑफ द न्यूजीलैंड टीम काफी टाइम से और हर सीरीज में वो पार्ट रहते हैं, तो मे बी ही वुड हैव बीन पार्ट ऑफ द स्क्वाड। बट जिस तरीके से उन्होंने खुद परफॉर्मेंस दी पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के, और एजाज पटेल ने सेकंड टेस्ट मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी है, सो स्पिन पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन आई थिंक एजाज पटेल I think is a good pick, but it would have been unfair. It is kind of unfair on Satner to be excluded from the squad. Rest is pretty straightforward. Everyone is there, filling in all the pieces for the New Zealand team. Everyone is there. They have the batting strength. They have the bowling strength. They have all the pieces covered, I think. अच्छा, सो सिद्धार्थ, न्यूजीलैंड के तो सारे टुकड़े हैं राघव कह रहे हैं, और इंडिया के लिए क्या ख्याल है? जैसी टीम सोची थी वैसी? आई थिंक वो तो देखिए कंडीशंस पे डिपेंडेंट होगा। वहां पे उन्होंने प्रैक्टिस गेम भी खेली है, तो उन्होंने कुछ मेरे हिसाब से मयंक अग्रवाल को बाहर रख के एक सिग्नल भेजा है, और 5 पेसर्स को रख के, चलो एक तो आपने कि यार मैच के मॉर्निंग में किसी का एंकल रोल हो गया या कुछ हो गया, वो आप कोई बात नहीं, एक आपने बैकअप रख लिया। तो आपने अगर खिलाने 3 थे तो आप 2 बैकअप तो नहीं रखोगे। तो मुझे लगता है कि मतलब मे बी अनफेयर ऑन मयंक, बट इट इज काइंड ऑफ स्मार्ट, क्योंकि अगर मान लो अगर बिल्कुल ही ग्रीन टॉप हो और इनको 6 बैट्समैन खिलाने हो, और जड्डू की जगह अगर ये हनुमा विहारी 1 आउट ऑफ जड्डू एंड अश्विन खिला दे, तो इन्होंने हनुमा विहारी को भी रखा है। वहीं अगर इनको लगता है कि स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है बट फिर भी सन निकला हुआ है, तो उन्होंने 4 पेसर्स प्लस रवि जडेजा इंस्टेड ऑफ रवि अश्विन की भी वो करी है कि एक पेसर तो चलो इंजर होता है, ऐसा ना आउट एंड आउट 4 पेसर्स भी खिला सकती है इंडिया, जो कि मेरे हिसाब से हम लोगों ने नहीं सोचा था। बट मे बी वहां पे कंडीशंस वैसी हैं कि स्पिन के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश समर में इतना कुछ खास होता नहीं है, तो आप मे भी देख सकते हैं कि चारों पेसर्स प्लस रवि जडेजा दी ऑलराउंडर खेल जाए। रिद्धमन साहा तो इसीलिए है कि मतलब पंत का अगर कुछ खिंच जाए या कुछ हो जाए, उनका बड़ा ऑब्वियस है। बाकी हनुमा विहारी ने भी ओपन करा हुआ यार, अगर लास्ट मिनट कुछ हो जाता है किसी ओपनर को, तो हनुमा विहारी ने ऑस्ट्रेलिया में ओपन किया, उन्होंने दिखाया वो काफी सॉलिड है। तो फ्लेक्सिबल टीम चूज करिए, आई थिंक इट्स क्वाइट स्मार्ट। आई थिंक मैं इस बात पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अगर आप जैसे कह रहे हो ग्रीन टॉप विकेट होगा, तो आई डोंट थिंक कि उनको 4 पेसर खिलाने की भी शायद जरूरत हो। मतलब वो अगर ग्रीन टॉप विकेट होगा तो इंडिया को बैटिंग सिक्योर करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंडिया के पास पेसर अटैक इतना अच्छा है कि वो 3 भी पेसर खिलाएं तो भी वो 20 विकेट ले सकते हैं।
तो उस हिसाब से मे बी वो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन जो भी मिडिल ऑर्डर में हमें चाहिए, इसलिए उन्होंने हनुमा विहारी को रखा है। और मयंक अग्रवाल इज प्रोबब्ली द अनलकी वन हु हैज मिस्ड आउट ऑफ द मेरा यही मानना है कि 5 पेसरों को रखा है और जनरली 15 के स्क्वाड में जो सेटअप होता है उसमें 4 ही रखते हो आप, कि 3 को खिलाओ या 2 को खिलाओ। 5 पेसर्स को रखा है तो मेरे ख्याल काफी क्लियर है कि 4 खेलेंगे उसमें से और एक उमेश यादव बैकअप होंगे, जहां तक मेरा मानना है। स्पिनर्स में डेफिनेटली अभी देखना पड़ेगा कि दोनों खेलते हैं या एक ही खेलते हैं, वही उस पर डिपेंड कर जाता है। फिर विहारी की जगह बनती है नहीं बनती, टीम में क्या होता है। ये तो ऑफकोर्स कंडीशन के चलते हैं। एक और सवाल जो मेरे जहन में काफी चल रहा है अब ये सब सोचते हुए, कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, लंबा चैंपियनशिप थी, 2-2.5 साल 3 साल आपने परफॉर्मेंस आकी है सारी टीमों की, हर टीम ने 3 अवे टूर करे, 3 होम सीरीज खेली। अब आप बताओ, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो टीम सेलेक्ट करी है दोनों स्क्वाड ने, जैसे हमने मयंक अग्रवाल की बात करी है, मिचेल सैंटनर की बात करी, क्या टीम सिलेक्शन पूरे 2-2.5 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे हुआ है, या बिल्कुल ही रीसेंट पास्ट कहूं, पिछले 3 महीने 4 महीने या पिछले 2 मैच न्यूजीलैंड के केस में? न्यूजीलैंड का तो आई थिंक हमेशा से यही रहा है, स्क्वाड कोर ऑफ द स्क्वाड वही है। 1 या 2 चेंजेस उनके बॉलिंग अटैक में बिल्कुल हुए हैं, जैसे मैट हेनरी कभी खेलते हैं व्हेन दे हैव टू गिव रेस्ट टू आइदर बोल्ट और साउदी। सो वो तो काफी सिमिलर रहा है उनका स्क्वाड सिलेक्शन तो हमेशा से। एंड आई थिंक लास्ट 2 ईयर के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उनका जो स्क्वाड और प्लेइंग 11 भी काफी हद तक सेम रहा है। तो उनकी तो उन्होंने तो अपने परफॉर्मेंसेस के हिसाब से जज करके स्क्वाड को वही रखा है और सबको उतना ही मौका दिया है। सेट, ये मुझे बताओ कि जैसे मैंने कहा कि परफॉर्मेंस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है पिछले 2.5-3 साल के लिए, या पिछले 2-3 मैच या 3 महीने को लेके, इज इट जस्टिफाइड? मतलब जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक्चुअल मोटिव है वो जस्टिफाई हो रहा है? आई थिंक रोहन, इट्स विद विराट कोहली वी हैव सीन की प्रेसिडेंस कुछ भी नहीं है, इट्स हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। उनको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 मैच पहले किसने रन मारे हैं, 6 मैच पहले किसने रन मारे हैं। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं शायद 15 में 1-2 चेंजेस करता, बट ऑन सेकंड थॉट्स आई थिंक, जैसे मैंने पहले बताया, इंडिया को हम देख चुके हैं। इंडिया ने, जैसे राघव बोल रहे थे, इंडिया ने लेकिन साउथ अफ्रीका में जीता है मैच 5 पेसर्स खिला के। हार्दिक पांड्या वाज योर 5th पेसर और चारों आपने पेसर खिला दिए थे, एक भी स्पिनर नहीं खिलाया था और आप मैच भी जीत गए थे। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया चारों पेसर्स नहीं खिला सकती। हाँ, लाइकली मेरे को, मैं आऊंगा तो मैं जडेजा और अश्विन दोनों को खिलाऊंगा, क्योंकि देखिए सेकंड इनिंग्स भी होती है, आप फर्स्ट इनिंग्स में चूज नहीं कर सकते टीम। बट एक मैं चीज बताऊं जो विराट कोहली को, जो मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से खटक रही होगी, वो है लॉर्ड्स में उन्होंने कुलदीप को खिला दिया था, क्योंकि चल गया था कि रिस्टी खिलाओ और लॉर्ड्स में भैया 108 पे आप ऑल आउट हो गए थे लंच पे। तो वो भी मेरे ख्याल से उनके जहन में जरूर होगा, और विराट कोहली भूलते नहीं है चीजें। तो ये इसीलिए मुझे लग रहा है कि कुछ, एक बात बताऊं, शार्दुल ठाकुर का ना होना ना रविचंद्रन अश्विन के लिए अच्छी न्यूज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए अगर शार्दुल ठाकुर आपके 4th पेसर होंगे तो आप अपनी बैटिंग थोड़ी सी लंबी कर रहे हो, तब आप अश्विन को स्पिनर खिला सकते हो। बट आप ये नहीं कर सकते कि आप चारों पेसर को खिला दो, साथ में अश्विन को भी खिला दो, 5 डाउन पे अश्विन बैटिंग करने आ जाए। वो मेरे ख्याल से बहुत बैटिंग आपकी छोटी हो जाएगी। मेरा भी यही मानना है। शार्दुल ठाकुर की शॉर्टकमिंग यही है कि उनकी बॉलिंग इतनी ज्यादा पोटेंट नहीं है जितनी एज अ उनकी 4th बैटिंग पेसर, मेरे ख्याल मेरा पॉइंट है एज अ 4th पेसर। शार्दुल ठाकुर मेरे ख्याल रिकग्निशन में पता नहीं थे भी कि नहीं थे। मैंने तो नहीं उन्हें कभी रखा था कि इंडिया की पूरी फिट टीम होगी तो कभी 11 में या 15 में भी मैं शार्दुल ठाकुर को कभी गिनूंगा, ऑनेस्टली, अगर मेरी राय ली जाए। हाँ, 4 पेसर जो आपने सेट कहा, 5 पेसर भी, ऐसा नहीं है कि टीम जीतेगी नहीं, अच्छा नहीं खेलेगी। मेरा ये मानना है हमेशा चौथा पेसर यूजल, मतलब उसकी पूरी यूटिलाइजेशन नहीं होती। या तो ऑलराउंडर हो, सपोज हार्दिक पांड्या चौथा पेसर हो तो मैं बड़ा खुश हूँ। अगर सपोज हाइपोथेटिकल सिनारियो में कि हार्दिक पांड्या खेल रहा हो कि भाई 7-8 नंबर पे आके मेरे लिए रन भी बना सकता है 40-50, और अपने दिन के 8-10 ओवर भी डाल देगा जब मैं मेन बॉलर्स को ब्रेक दे रहा हूँ। यहाँ मुझे लगता है कि आपका जो चौथा बॉलर इस केस में अगर मोहम्मद सिराज होए या ईशांत शर्मा हो, तो उनको दिन में सिर्फ 10-11 ओवर ही मिल जाते हैं। वहां मुझे लगता है वैल्यू नहीं होती। और वो आपने पॉइंट बड़ा अच्छा कहा कि हाँ, अश्विन की इस पे डाउट अब आएगा कि पिच कैसी हो, क्योंकि बैटिंग आपकी वरना छोटी हो जाएगी अगर अश्विन को 7 पे खिला दिया, क्योंकि अश्विन का बैटिंग फॉर्म थोड़ा पिछले 1.5-2 साल में काफी हल्का रहा है। इंग्लैंड के अगेंस्ट जरूर 100 बनाया था चेन्नई में, बट आई थिंक ये वाला सिलेक्शन अश्विन जड्डू वाला
17 तारीख को ही होगा जब एक्चुअल विराट कोहली अपनी टीम अनाउंस करेंगे। एक और देखो बात रोहन चार इसमें चार पेसर्स का कोई इसमें, जैसे आप कह रहे हो रोहन, कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि अगर हाँ, आप आउट एंड आउट 4 पेसर्स खिलाओ तो ना तो उनका कॉम्बिनेशन बैठ पाता है, ना ही वो बॉलिंग अटैक में लाए जाते हैं ढंग से कि कब किसको लेके आना है, कब किसको लेके आना है, क्योंकि आपके जो पहले 3 होते हैं वो मेन होता है, यू वांट देम टू कम बैक एट अ क्रूशियल टाइम, तो पर आपको फोर्थ को भी खिलाना होता है। मैं जैसे एक बार पर टेस्ट मैच में विनय कुमार को भी खिलाया गया था उनके एक टेस्ट मैच में, हाँ, तो वो एज अ फोर्थ पेसर थे, तो उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था। कभी भी फोर्थ पेसर का कभी भी इसीलिए यूटिलाइजेशन नहीं होता। आप जैसे इंग्लैंड की अगर मैं इसमें बात करूँ ना, इंग्लैंड का अगर फोर्थ पेसर हो सैम करन या क्रिस वोक्स, जो आपको पता है 7 नंबर पे बैटिंग करेगा, या भारत का जैसे मैंने एग्जांपल दिया हार्दिक पांड्या, या श्रीलंका के लिए एक टाइम पे अंजेलो मैथ्यूज होते थे, तो बड़ा फायदा है। या न्यूजीलैंड के लिए काइल जेमिसन है कि भाई 6 पे हाँ खिला लो, 7 पे खिला लो, 8 पे खिला लो, चौथा पेसर का आपका वो दिन का 10 ओवर का कोटा डाल देगा। तो वो नहीं, एक मैं इसी इसी एग्जैक्टली रोहन, क्योंकि हार्दिक पांड्या फिट नहीं है, तभी मैं इसी एग्जैक्टली सेम रीजन की वजह से बोल रहा था आपको 30-40 रन। देखिए कि हमारे किसी भी बाकी 4 या 5 पेसर से ज्यादा, क्योंकि भुवी भी नहीं है तो मादा शार्दुल रखते हैं। मैं नहीं कह रहा उनको खिलाओ, मैं बस कह रहा हूँ एक ऑप्शन हो सकता था कि आप, और 10 ओवर 12 ओवर के लिए वो हार्दिक पांड्या से बेटर ऑप्शन है मेरे लिए, बट मैं वैसे भी उनको ना खिलाता। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि इंडिया को 4 खिलाने चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि ये 15 दर्शाता है कि दैट इज अ पॉसिबिलिटी एंड इट हैज हैपेंड बिफोर, सो यू कांट पुट इट बियॉन्ड देम, दैट वाज माय ओनली पॉइंट। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स, इवन बिल्कुल। इवन विराट कोहली इज अ बिग फैन ऑफ फास्ट बॉलिंग, जिस तरह से उन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स को बैक किया है इतने सालों से, तो दिस वाज काइंड ऑफ कमिंग कि ये बॉलर्स ज्यादा होंगे स्क्वाड में। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है कि विराट कोहली ने डेफिनेटली हमारी पेस बैटरी जो 4-5 साल पहले हम नहीं मानते थे कुछ, आज दुनिया में बेस्ट ही कहूंगा मैं, डिफरेंट अक्रॉस कंडीशंस। अगर सिर्फ हरा विकेट की बात करी जाए तो उसमें भी न्यूजीलैंड कि भाई सारे स्विंग कराते हैं, बाउंसी विकेटों में भी ऑस्ट्रेलियन के तीनों लंबे फास्ट बॉलर्स, बट ऑल कंडीशन देखूं, पाटा विकेट भी, डिफरेंट वेदर कंडीशन, तो आई थिंक इंडिया की मोस्ट बैलेंस्ड पेस अटैक है इन टर्म्स ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। तो वो डेफिनेटली सबसे बड़ा फायदा है और उसका सारा श्रेय विराट कोहली को ही जाता है। मयंक अग्रवाल के लिए मुझे डेफिनेटली काफी बुरा लगा। मतलब ये नहीं कहूंगा, मैं मानता हूँ उनका काफी फॉर्म हल्का था पिछले कुछ महीनों में सारे फॉर्मेट्स में। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो 15 या 16 में नहीं होंगे। मैंने ये भी पता था कि मे बी नहीं खेलेंगे, शुभमन गिल ही खिलाए जाएंगे, ऊपर से प्रैक्टिस मैच में भी शुभमन गिल ने काफी रन बनाए। तो मयंक अग्रवाल का मुझे लगा कि भाई 15-16 में तो होना बनता था, क्योंकि वो एक 2.5-3 साल की जो आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जर्नी रही है। अब मुझे पता नहीं मेडल कितने लोगों को मिलेंगे अगर जो भी टीम जीतती है, तो ऐसी मिचेल सैंडनर का केस है, ऐसी मयंक अग्रवाल का केस है। तो खैर अब मतलब ये तो कुछ कर नहीं सकते, बट ये एक पॉइंट मुझे काफी खल रहा है कि स्क्वाड में होना बनता था उनका। देखिए अगर मेरे को लगता है रोहन, अगर ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ लास्ट 2-2.5 साल की परफॉर्मेंस देखो तो बनता था, बट और मैंने कहा कि इनिशियली मैं भी शायद उनको रखता, बट जैसे मैंने बोला कि अब जब मैं ये सोचता हूँ कि मतलब यार देखो 3 में से डेफिनेट 2 खेलने थे वो, ठीक है, तो आप अपनी जो जो आपकी इंडिया स्क्वाड है वो आप 21-22 की चूज कर चुके हो, ठीक है। अब आपने देखना है कि मेरे पास, आप ये देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि शमी और बुमराह सर्टेनिटीज है, हम ये अगर अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, विराट कोहली के बाद आप कुछ नहीं कह सकते, बट अगर ये आप अज्यूम करके चलते हो, ठीक है, तो फिर आप ये देखिए कि ऐसा भी हो सकता है प्रैक्टिस मैच में सबसे अच्छी गेंदबाजी ईशांत ने और सिराज ने करी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड को ब्लफ कर रहे हो कि भैया हम तो 4 पेसर से आ रहे हैं, तुम देख लो तुमने एजाज पटेल को खिलाना है कि नहीं खिलाना, क्योंकि तुमने भी अब सैंडनर को इन्होंने रखा नहीं है और इंडिया की टीम आई है बाद में, ठीक है, तो इट कुड बी अ रिएक्शन ऑल्सो। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था कि उन्होंने क्योंकि एजाज पटेल को रखा है, इट कुड बी अ ब्लफ, आप समझ लो, शायद मयंक होते एक 5th पेसर की जगह, तो वो बिल्कुल बैलेंस बैठता। ऐसा भी हो सकता है दूसरी टीम को आप पुट ऑफ कर रहे हो, यू नेवर नो। क्योंकि यूजुअली यही होता है जब 15 का सिलेक्शन, 15 की टीम बनती है ना, तो आपके 2 ओपनर और एक बैकअप ओपनर होता है, एक बैकअप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होता है, एक स्पिनर बैकअप होता है और एक मीडियम पेसर बैकअप होता है। ये आपके यूजुअली 4 होते हैं, और अगर वो बैट्समैन ही विकेट कीपिंग करता हो तो बहुत ही फायदा है। जैसे केएल राहुल का फॉर एग्जांपल एक केस लिया जाए। अब जो 15 का स्क्वाड है उसमें डेफिनेटली उमेश तो हमें पता नहीं खेलेंगे अनलेस कुछ इंजरी एकदम से लास्ट 2 दिन में हो जाए। ऐसे ही हमें पता है हनुमा विहारी पे आई डोंट थिंक उनका नंबर आएगा, कंडीशन कैसी भी हो, आई डोंट थिंक उनको खिलाएंगे। यहाँ एक बहुत
ऐसा टॉपिक आता है जो भारत क्रिकेट की क्रिकेट हिस्ट्री में, एटलीस्ट रीसेंट हिस्ट्री में पिछले 3-4 साल में, चाहे 2019 वर्ल्ड कप की बात करो, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करो, हम 2-2.5 साल लीडिंग अप टू द चैंपियनशिप बात करते हैं, टीम बिल्ड कर रहे हो, टीम बिल्ड कर रहे हो कि जैसे 2019 में हुआ था कि भाई नंबर 4 पे कौन खेलेगा, रायडू, ये वो, इफेक्टिवली विजय शंकर को खिलाया, और मैच जब हो रहे थे तो केएल राहुल को ही खेलना पड़ा। तो वो पूरे आपकी 2.5-3 साल का बिल्डअप किसी काम का नहीं आया, वो प्रिपरेशन पीरियड का हूँ। ऐसे ही मुझे लगता है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कि इतने टाइम जो एक आप टीम बिल्ड कर रहे थे, उसका वो फिर या तो वो क्वेश्चन या डिबेट या आर्ग्यूमेंट डिस्कशन होना नहीं चाहिए अगली बार। 2000 अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसमें भी वही था कि भाई T20 के आप टीम बिल्डअप करते हो 1.5 साल, अब आखिरी के 3 महीने पता नहीं क्या होना है, कौन खेल रहा है, कौन स्क्वाड में है। देखो फॉर्मेट की रोहन बात है, इसमें लिमिटेड ओवर्स में आप फिर भी चांस दे सकते हो लोगों को। टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए आपको प्लेयर ऐसे चाहिए जो बिल्कुल एक सेट हो आपके पास। तो अगर आप देखो पिछले 2, 2.5, 3, 4 साल का भी अगर आप देखो, तो इंडिया का जो कोर जो टेस्ट स्क्वाड है वो हमेशा से वही रहा है। बैट्समैन हो, मिडिल ऑर्डर हो, विकेट कीपर चलो आप कह सकते हो चेंज हुआ है पंत और रिद्धिमान साहा के बीच में, और बॉलर्स भी सेम ही रहे हैं। तो वो आपको पता इससे है कि फॉर्मेट मिडिल ऑर्डर भी राघव वाइस कप्तान थे अजिंक्य रहाणे, जिनको बाहर बिठा दिया था 2-3 साल पहले, और सिद्धार्थ तो वैसे ही फैन नहीं है अजिंक्य रहाणे के, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। बट फिर भी देखा जाए तो स्क्वाड जो है विराट कोहली ने परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे और कंसिस्टेंसी के बेसिस पे हाँ, रखा है, कंसिस्टेंट स्क्वाड है। मैं ये कहूंगा रोहन कि आप देखो ना, आप बिल्ड बेस्ट 11 जो इंडिया की, मतलब मेरे ख्याल से 90%, और ये हमने अपने पेज पे पोल भी किया था, 90% जो खिला रहे थे 11 में वो है 15 में। मैं आपकी बात मानता हूँ मयंक का, बट आपके टॉप 6 तो पंत तक सेटल्ड ही थे, सबने गिल को ही चूज किया था। एटलीस्ट मैं आई विल गो बाय दैट सैंपल साइज। वो तो 11 में से और 9 आपके फिक्स थे, 2 ही की होना है कि एक्स्ट्रा पेसर या 2 स्पिनर और एक बैट्समैन। इफेक्टिवली आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन तो उसी सिलेक्शन उसी का होना है। अच्छा कैप्टन क्या है, मैं बट ये मेरे ख्याल से 11 में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जो चलो वो तो देखा जाएगा। अच्छा कैप्टन क्या होता है, आपके आखिरी ओवर में आपको 10 रन डिफेंड करने हैं, आपके पास बुमराह का ओवर है, तो इसमें कोई अच्छी कैप्टनसी थोड़ी हो कि बुमराह को डलवाओगे, वो तो कोई भी बुमराह को डलवाएगा। कैप्टनसी वहां आएगी कि भाई आखिरी ओवर है, 10 रन है, बुमराह मलिंगा दोनों ऑप्शन है, फिर किसको डलवाओगे, चूज तो वो करना है ना। चलो इंडिया का डिस्कशन तो हमने बहुत कर लिया। विराट कोहली इज नोन फॉर ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस। अपने टेस्ट करियर की कैप्टनसी में उन्होंने बहुत सरप्राइजेस दिए हैं व्यूअर्स को। तो देखते हैं वो फाइनल में भी क्या करते हैं। थोड़ा सा लेट्स हैव अ लुक एट न्यूजीलैंड एज वेल। उनके पास भी ऑप्शंस काफी हैं, उनकी भी टीम जो है काफी चॉप एंड चेंज करा है उन्होंने न्यूजीलैंड में, और उनके पास फाइनल बॉलिंग ऑप्शन और बॉलिंग अटैक उनका क्या होगा अभी उस पर भी एक काफी बड़ा डाउट है कि उनके सारे बॉलर फॉर्म में है। अगर वो स्पिनर नहीं खिलाते तो भी उनके पास पेस ऑप्शन सारे हैं जो ऑलराउंडर की में भी आ जाते हैं, कोलिन डिग्रांडो, काइल जेमिसन। तो उनके भी एक पेस अटैक में काफी बड़ा सवाल है कि वो कौन सा होगा। आप लोगों के हिसाब से कौन सा, कितने पेसर खेलेंगे उनकी टीम में और क्या उनका पेस अटैक होगा? मेरे मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड की टीम भारत से ज्यादा इजियर सिलेक्शन है इस वक्त, क्योंकि मैं खिलाऊंगा 3 पेसर, 1 स्पिनर, और 7 नंबर पे काइल जेमिसन, 6 नंबर पे बीजे वॉटलिंग, और ऊपर 5 बैट्समैन। मेरे ख्याल ये आपको बैटिंग की भी डेप्थ दे देता है कि जेमिसन 7 नंबर पे आ रहा है, वॉटलिंग प्रॉपर बैट्समैन है भाई, वो योर रेनी डे मैन जैसे सिड कहते हैं, और आपकी पेस अटैक भी स्पिनर भी हो गया, और 4 पेसर भी हैं आपने डलवाने हो, जिसमें आपके 3 तो फिक्स्ड ही हैं। मतलब वैगनर कैसी भी विकेट हो, वैगनर मेरे हिसाब से खेलना ही चाहिए, बिकॉज जब वो छोटी बॉल डालने पे आ जाते तो परेशान कर देते हैं बल्लेबाज को। आप कह रहे हैं रोहन साउथ इसीलिए मोर देन मैं ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ सैटनर की सिलेक्शन ना होने से, क्योंकि आप देखिए नंबर 7 पे अगर जेमिसन आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी लॉन्गेस्ट टेल है फिर न्यूजीलैंड की, ठीक है। तो मैं बट मुझे जो ये लगता है कि अगर इन्होंने अजाज पटेल को लिया है, या अगर ये उसको ना खिलाए, अजाज को खिलाए ना और सीधा 4 पेसर और कॉलिन डिग्रांडो को खिलाते, तो बड़ा ही वन डायमेंशनल सा अटैक लगता है मुझे। और अगर किसी दिन एज आई सेड 4th इनिंग्स में सन निकल गया तो दिक्कत हो सकती है। अगर अजाज को खिलाएंगे, अगर अजाज को खिलाए तो मुझे नहीं लगता कि चारों खेलेंगे। चारों को खेलना चाहिए, इसीलिए मैं चाहता था सैंटनर अपने नंबर 7 पे आ जाए, 8 पे आपका काइल जेमिसन आ जाए, फिर आपकी बैटिंग थोड़ी जैसे 8 पे अश्विन आते हैं उस तरीके से हो जाएगी। सैंडनर को जेमिसन से बेटर बैट्समैन आंकते हैं बिल्कुल, अभी के लिए फिलहाल। मतलब मेरे हिसाब से जेमिसन का वही है, 6 पे आया तो बहुत जल्दी है,
7 पे आए तो परफेक्ट, 8 पे आए तो मुझे लगता है लेट है, जैसे जड्डू का आजकल कहूँ, जड्डू ओडीआई इट्स में नॉट आए, अबाउट कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनके इट्स नॉट पास अबाउट ऑप्शन जेमिसन नहीं है। एबिलिटी, जेमिसन तो खेलेंगे ही, बट इट्स अबाउट कि 7 पे आप अपनी बैटिंग खत्म कर रहे हो या 8 तक आप बैटिंग ऑप्शन रख रहे हो, वो बात कर रहा हूँ। चाहे जेमिसन सैंटनर से पहले आए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर उनको बैटिंग डेप्थ बढ़ानी है तो उन्हें डिग्रैंडम को खिलाना ही पड़ेगा, और फिर बॉलिंग ऑप्शन वो हो सकता है। उसके बिना उनकी टेल जैसा बहुत काफी लंबी टेल हो जाएगी, फिर लंबी टेल हो जाती है। डिग्रैनो मुझे नहीं लगता कोई वैल्यू ऐड करते हैं। डिग्रैनो आपके लिए 7-8 नंबर पे आके कभी 60-70 रन नहीं बनाएंगे, जब आपकी जल्दी विकेट डाउन हो जाएगी आपके लिए 3 या 4 विकेट का स्पेल नहीं डालेंगे। ये मैं मानता हूँ सैंडनर 15 में होते तो जो सिड का पॉइंट है कि विलियमसन के पास ऑप्शन होता आखिरी दिन कि यार बैटिंग लंबी करनी है तो एजाज पटेल के बजाय सैंडनर को 8 नंबर पे खिला लो, कि जेमिसन 7 सैंडनर 8 या वो 7 वो 8, बैटिंग भी लंबी होगी और बॉलिंग डायमेंशन भी पूरा। बट 15 में ही नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स अब वो भी बात है। बाकी देखो यार, टॉम ब्लेंडल का पता नहीं खेलना, तो वो मुझे लगता है कि खिलाएंगे, और विल यंग भी नहीं खेलना, तो वही वाली बात हो जाती है कि जब आपके 2 बैट्समैन आपको पता नहीं खेलना तो एक रख लेते भाई, ना होता तो अगर ओपनर इंजर हो जाए सुबह तो जो विल यंग है अगर अच्छा खेल रहा है उन्हें ओपन करा दो यार। 3 नंबर वाले को आदत होती है नए बॉल से, ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है, और पता नहीं इसमें ऐसा अच्छा, प्रॉब्लम ये है, हाइपोथेटिकली इसमें रोहन बात ये है कि सेकंड टेस्ट मैच में भी केन विलियमसन और बीजे वॉटलिंग दोनों ही इंजरी के चक्कर में बाहर थे। उन दोनों के रिप्लेसमेंट टॉम ब्लंडल और विल यंग है। अगर फाइनल डे तक इनमें से कोई एक भी नहीं रिकवर कर पाता है तो देन यू नीड टू हैव दोज ऑप्शंस कवर्ड। अगर बीजे वॉटलिंग नहीं खेल पाते तो यू नीड अ कीपर। अगर केन विलियमसन स्टिल इज नॉट 100% तो फिर विल यंग खेलेंगे, तो बट आई इसलिए थिंक वो ऑप्शन कवर करने के लिए रखा है। राघव, वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर इंजर कोई हो जाए तो जो 21 है उसमें से भी 15 में आ सकते हैं, ऐसा कोई वो, क्योंकि वो बबल का ही पार्ट है, तो ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो मुझे ये जो लग रहा है ना, एजाज को वो खिलाना चाहते हैं इसीलिए टीम में, वरना दे कुड हैव इजीली मेड अ डिसीजन कि एजाज खेलेगा या सैंटनर खेलेगा। एक स्पिनर तो वो खिलाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर एक स्पिनर खिलाया, सपोज डिग्रैंडम को खिलाया, तो फिर आप देखते हैं वैगनर बाहर, मतलब मैं तो नहीं चाहूंगा, बट वैगनर को ही बाहर बैठना पड़ेगा। नहीं वैगनर बाहर वैगनर बैठेंगे नहीं नहीं है बाहर। मैं अभी उनका जा रहा टीम। हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ ट्रेड स्टार पे, मैं वैगनर के शेयर तो अभी खरीद रहा हूँ। पहली बात, वैगनर नहीं बैठेगा बाहर, ये तो गारंटीड है कुछ भी हो जाए। बात ये है कि जो बायो बबल का पार्ट है ना सिड, वो बड़ा ग्रे एरिया है। ऐसे तो आपने जो न्यूजीलैंड के लिए कहा कि कोई इंजर हो गया आ सकता है, ऐसे तो इंडिया के लिए था उमेश को मत रखो 15 में, कोई इंजर हो गया आपका वो तो पेसर ब्लफ भी हो सकता है ना, वो तो ब्लफ भी हो सकता है कोहली का। मैं तो कह रहा हूँ, वो मुझे ये नहीं पता कि उसकी रीजनिंग क्या है। ये ब्लफ नहीं, ये तो न्यूजीलैंड को पता है उमेश ने नहीं खेलना। हो सकता है कोई, हाँ आज बिल्कुल, ये बताओ राघव, ये और सिड ये भी हो सकता है कोई पेसर इंजर हो ना, हो सकता है शार्दुल 21 में आ सके टीम में आ जाए उमेश ना खेले, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये 2011 वर्ल्ड कप में भी हुआ था, श्रीसंत टीम का हिस्सा नहीं थे, प्रवीण कुमार थे, प्रवीण कुमार इंजर्ड हुए, श्रीसंत 15 के स्क्वाड में और सीधा पहला मैच खेले, बिकॉज वो स्विंग या हम सीम का पार्ट फुलफिल कर रहे थे, वो जो एक हमें डायमेंशन इतनी पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। अपना पिछली बार हनुमा विहारी स्क्वाड में नहीं थे, पिछले इंग्लैंड टूर में करुण नायर आपके रिजर्व बैट्समैन थे, कोई इंजर हुआ, हनुमा विहारी सीधा ड्राफ्ट इन हो गए प्लेइंग 11 में, करुण नायर बाहर के बाहर ही रहे। वो तो देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप कोहली के साथ कुछ भी हो सकता है, आप यू कांट प्रेडिक्ट। वो तो मतलब, और इंजरी का जो बात है यार, मुझे नहीं लगता कि अभी अगर डाउटफुल होता ना अभी तक विजय वॉटलिंग की जो इंजरी की रिपोर्ट है, अगर अभी भी डाउटफुल होती तो मुझे लगता है उन्हें स्क्वाड में नहीं लेते, क्योंकि यार वो देखो शॉर्ट है, वो प्लेयर खेलेगा या वो नहीं खेलेगा, वही बात है ना कि वो 12th मैन या आपका कोई लास्ट यार देखो, मिनट। बात यह है कि ये उसका लास्ट टेस्ट मैच है, लास्ट तो मैच है, हाँ। इसलिए उस चीज को भी ध्यान में रखा गया है। क्योंकि अब फिर आप अपने कार्ड्स टीम के सामने, दूसरी टीम के सामने 3 दिन पहले नहीं खोल के रखोगे कि ये इंजर्ड है, मैं इसको बाहर ही रख रहा हूँ, मैं उसको टीम में रखूंगा। बहुत ज्यादा चांस हो सकते हैं, क्या पता केन विलियमसन भी ना रिकवर कर पाए हो, उनका एल्बो में प्रॉब्लम है। नहीं वो तो ठीक है, अभी वही लास्ट टेस्ट मैच में बिल्कुल समझ रहा हूँ उसके पीछे इमोशन, बट फिर वही बात हो गई कि जिस प्लेयर ने 2.5-3 साल से आपको पहुंचाया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, फिर वो भी होना चाहिए मे भी 15 का पार्ट। वो तो आप इसको दूसरे तरीके से तोल रहे हो। इसमें बात वो नहीं है कि ये 2.5 साल पहले उसमें परफॉर्म करके आया है, अब उसकी जगह ही नहीं है टीम में, क्योंकि ओपनर का स्लॉट जो है इंडियन टीम में हमेशा से रहा ही ऐसा है कि वो बहुत ही कंटेंजियस स्लॉट है। इंडिया की टीम में ओपनर का स्लॉट विराट कोहली के अंडर तो हर 2 सीरीज में बदल जाता है। अब रोहित शर्मा अब जाके फिक्स हुए हैं और अभी भी नहीं पता कि 2 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे भी नहीं। क्या एज हो गई है रोहित शर्मा की, शायद 32-33 के हो गए हैं।
33 नहीं, हाँ 33 के शायद हो गए हैं। अब वही बात है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो नहीं है क्लियरली, 2 साल ही खेलेंगे। या जैसे मुझे लगता था जब केएल राहुल को 2019 वर्ल्ड कप के बाद, थोड़ा ऑफ टॉपिक है, ओडीआई में कीपिंग कराने लगे और 5 नंबर बैटिंग कराने लगे, तो मैं यही सोच रहा था ये बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले होता तो समझ आता आपको एक गैप फिल करना है। अभी वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अब 4 साल बाद दूसरा वर्ल्ड कप है, तो ये मेक शिफ्ट डिसीजन है या आप ये परमानेंट करना चाह रहे हो? जो अब हमें लग रहा है 2 साल बाद 19 से 21, हाँ ये परमानेंट डिसीजन करना चाह रही है इंडियन क्रिकेट टीम की, केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में खिलाओ और पिंच हिटर या फिनिशर और कीपिंग साथ में कराओ। बस एनीवे ये चर्चा तो चलती रहेगी। कुछ लास्ट पार्टिंग थॉट्स दोनों 15 मेंबर स्क्वाड के बारे में, या किसका अपर हैंड है अभी? देखो, इंग्लैंड इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों के फाइनल के ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छे नहीं है। मे बी इस बार हमें कोई फाइनल विनर इन दोनों टीम में से तो दिखेगा। इंडिया के पिछले कुछ आईसीसी इवेंट्स के फाइनल में वो हारते ही आए हैं। न्यूजीलैंड भी काफी हार्ट ब्रेकिंग तरीके से लास्ट का आईसीसी वर्ल्ड कप हारे हैं। So I am just looking forward to the fact that these two teams, there will be a winner out of them, and then one of the teams will actually be very happy at the end of World Test Championship, and one of them would be a winner. उसमें एक पॉइंट है राघव, ये बिल्कुल बेकार का जवाब, इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये आप कल टाइम पेपर में दीजिएगा। नहीं एक बात बताओ, लेकिन आप अभी मैं फोरकास्ट चेक कर रहा था, लास्ट के 4 दिन बारिश है। हाँ, चारों दिन बारिश तो जरूरी नहीं है राघव कि कोई एक ही बंदा खुश हो, शायद दोनों ही उदास होएगा, दोनों ही खुश होएगा। मैं तो ये डर है फोरकास्ट होने, मैं कहा कहीं इंडिया की पहली बैटिंग आ गई, बोल्ट ने अपना 7 ओवर का स्पेल डाल के 3 निकाल दिए ना, फिर हो जाएगी दिक्कत। और एक शेन बॉन्ड ने आज बोला है, ये चीज। और दूसरा मुझे इस चीज से डर है कि जेमिसन ने अगर 7 नंबर पे आके अगर 50-60 रन बना दिए ना, सब वो न्यूजीलैंड की टीम आप समझो 150 पे 5 है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे भाई 210-20 पे निपट जाए। वहां अगर जेमिसन ने आके 60-70 रन बना दिए ना, तो मुझसे आप सिचुएशनल फेयर पूछोगे तो वो ये है, बोल्ट के 7 ओवर का स्पेल जहां 3 निकाल दे, और जेमिसन के 60-70 रन। विलियमसन 100 बनाए, डर नहीं तो आपने भाई बना सकता है। रॉस टेलर बनाया, जेमिसन को आपने कितनी बार 50 मार्क्स देखा है, ये तो बताओ पहले। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं उसको एक पॉजिटिव स्पिन देता हूं राघव, मैं उसको एक पॉजिटिव स्पिन देता हूँ। मैं देखता हूँ कि जब इंडिया 150 पे 5 हो जाएगी, जड्डू 80 बनाएगा और अपनी फिर सेलिब्रेशन करेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है रादर देन जेमिसन स्कोरिंग। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड को पुजारा के 50 रन से डर नहीं है, पुजारा के 150 रन से डर होता है। 50 रन तो भाई बनाने चाहिए, 3 नंबर का बैट्समैन है। जड्डू के 50 रन से डर है, क्योंकि वो जिस सिचुएशन पे बनाएगा वो मैच स्विंग करती है। जड्डू ने प्रैक्टिस मैच में भी 50 मारे हैं बाय द वे, हाँ 50, और पंत ने 100, मतलब तो लोअर ऑर्डर इंडिया का भी खतरनाक दिख रहा है। जड्डू का बाहर बैठना तो भी नहीं बनता, बाकी तो चलो पता ही लग जाएगा 18 तारीख की दोपहर को क्या होगा क्या नहीं होगा, किस पे। रोहन, एक सवाल है आपसे, एक सवाल है। हाँ। शार्दुल के ना होने से इजंट नाउ जडेजा लाइक परमानेंट ही हो गए ना वो? शार्दुल अगर 15 में नहीं है तो फिर तो आपकी बैलेंस ही नहीं बनेगी टीम में, अगर आप जडेजा को नहीं खिलाओ। बनेगी, वो तो खेलना मेरे ख्याल से तो अब तो वो खेलना ही पड़ेगा। हाँ सिद्धार्थ, वो सिर्फ तब एक ही सिचुएशन में जडेजा बाहर बैठ सकते हैं, वो बहुत ही रिस्की है। वो तब है जब विहारी को 6 खिलाओ, उसको पंत को 7 खिलाओ, और अश्विन 8, और फिर 3 तिगड़ी आपकी मीडियम पेसर की। एक बात बताओ, नहीं होगा, बट ये एक बात बताओ, करंट बैटिंग फॉर्म में जडेजा रहाणे के ऊपर बनते हैं बैटिंग में। अरे वैसे देखा जाए जडेजा के दो ट्रिपल 100 है डोमेस्टिक में, बट डोमेस्टिक में करंट फॉर्म इवन इन न्यूजीलैंड जहां इंडिया 2-0 हारी है, जडेजा ने वहां पे भी 50 मारे। सिद्धार्थ, आप मुझसे पूछो 2011 से 2016 तक इंडिया का बेस्ट टेस्ट बैट्समैन कौन था? शायद मैं कहूँ मुरली विजय, विराट कोहली और रवि अश्विन। तब इंडिया बाहर जाती थी, रवि अश्विन से अच्छी बैटिंग नहीं करता था कोई मिडिल ऑर्डर में, कि फास्ट बॉलर डाल रहे हैं, अपर कट मार दिया, पुल मार दिया, एक ड्राइव मार दी, 30-40 रन बना लेता था आधे एक घंटे में। तो एनीवे, खैर देखते हैं क्या होता है। एक और चर्चा करेंगे इस पे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे। और एक्साइटिंग टाइम है भाई, पहला वर्ल्ड कप है टेस्ट मैचेस का, 2.5-3 साल की प्रिपरेशन है, तो डेफिनेटली पूरी क्रिकेट जगत आई थिंक वेट कर रहा है। क्रिकेट स्टाफ तो हो ही गए हैं सब आईपीएल के बाद से, तो देखते हैं। थैंक यू हमारे सारे दर्शकों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी चर्चा सुनने के लिए। इसी तरह आपके लिए और इंगेजिंग डिस्कशन हम लाते रहेंगे। तब तक आप प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए क्रिकेट कल्ट ऑफिशियल को इंस्टाग्राम पे,
और क्रिकेट कल्ट यूट्यूब चैनल को भी। और हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी चर्चा पसंद आई और फिर मिलेंगे जल्द। थैंक यू सिड, थैंक यू राघव, फिर मिलते हैं। थैंक यू। Thank you.